नमस्कार, टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और हर कोई चाहता है कि वो दिखने में खूबसूरत लगे, रूपवान दिखे, चेहरा बेदाग हो और चमकता रहे, त्वचा पर किसी तरह के दाग धब्बे ना हो और वो कांति युक्त रहे, चमकदार रहे। लेकिन इन अरमानों पर तब विराम लग जाता है जब आपको त्वचा संबंधी कोई रोग या परेशानी हो जाती है और आप उसको ठीक करने के लिए हर जतन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे त्वचा संबंधी समस्याओं की, स्किन से जुड़ी हुई किस तरह की परेशानियां हमें हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जाए और एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए क्या कुछ उपाय करें। त्वचा से संबंधित रोग गंभीर भी हो सकते हैं, कब अलर्ट हो जाएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे आज के इस एपिसोड में। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल मौजूद है। आइए उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ में डॉक्टर कौशल वर्मा, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सीमा रानी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एंड श्रीमती सुचेता कृपलानी, हॉस्पिटल, नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं 1800111234। आप इस पर फोन करके अपने सवाल, जो आपके शंकाएं हैं, वो आप विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ddnewstotalhealth@gmail.com पर आप अपने सवाल हमें ईमेल करिए और उसके जवाब पाइए। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कौशल वर्मा, आपके साथ में अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि जैसे जैसे जब मौसम में ऋतु परिवर्तन होता है, खासतौर पर बरसात में ऐसा समझा जाता है कि त्वचा संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन बावजूद इसके जब चाहे वो ठंड से गर्मी में प्रवेश करें या जो ये सीज़न अभी चल रहा है जब ठंडक जा रही है और गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं त्वचा से संबंधित और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ऐसे में? जी, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो उस हिसाब से त्वचा की परेशानियां, त्वचा की बीमारियां भी उसके हिसाब से बदलती हैं। जब अभी अब हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम अब ख़त्म होने वाला है और गर्मी का मौसम अब शुरू होने वाला है। जी, गर्मी के मौसम में अमूमन तौर से ये होता है कि जितने भी इन्फेक्शन हैं वो ज़्यादा होते हैं। जी, चाहे वो फंगस से होने वाला इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन हो, इवन वायरल इन्फेक्शन भी उस टाइम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो जिसमें पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। जी, और स्पेशली जब गर्मी के साथ में वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम फंगस और बैक्टीरिया दोनों ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन भी स्किन में ज़्यादा होते हैं। और गर्मी की वजह से त्वचा पे और भी जो बीमारियां होती हैं उन पे असर पड़ते हैं, कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो गर्मी के मौसम में ही होती हैं या गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। जी, जैसे पसीना ज़्यादा आने से, जिसको हम गमौरियाँ कहते हैं या जिसको हम मलेरिया बोलते हैं, उसकी बीमारी जो है वो सर्दी बरसात के मौसम में ही या गर्मी के मौसम में जब पसीना ज़्यादा आता है उस टाइम होती है। कुछ और दूसरी बीमारियाँ हैं जैसे पिम्पल्स हैं, जी, ये गर्मी के मौसम में फिर बढ़ने लगते हैं, ये बढ़ जाते हैं। और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि गर्मी के मौसम में उसका नेचुरल कोर्स इस तरीके का होता है कि वो गर्मी के मौसम में बढ़ जाती हैं। जी, तो इस गर्मी के मौसम में हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे उससे बचाव रखा जाए, किस तरीके से जो है ये कोशिश की जाए कि ये बीमारियां ना हो, और अगर हो जाती हैं तो फिर उसके लिए जो घरेलू तरीके हैं या जो अपने लेवल पे जो उसका उपचार हो सकता है या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जी, उसकी बात करेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर। डॉक्टर सीमा रानी, अगर आपसे समझना चाहें, क्योंकि जब हम उम्र से इसको जोड़ें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो बच्चों में विशेष तौर पर होने में दिखाई पड़ती हैं, तो कौन सी समस्या और ख़ासतौर पर इस सीज़न में बच्चों में देखी जा सकती हैं और किस तरह से उसको समझना चाहिए, कैसे उसके बारे में जानकारी हासिल करें और कब अलर्ट हो जाएं? देखिए, जैसा सर ने कहा कि इस
इस कंडीशन में लाइक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो होती हैं उसकी वजह से कई बीमारी आती है। तो बच्चों में कई बार देखा गया है कि उनकी जो पसीने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है जिसको घमौरी कहते हैं वो आनी शुरू हो जाती है। कई बार धूप की वजह से जो लाइट इरप्शंस होते हैं बच्चों में कई बार देखे जाते हैं कि सफ़ेद जैसे निशान होते हैं वो चीक्स वगैरह पे, गालों पे, या जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं वो आ जाते हैं। और पसीने की वजह से भी खुजली की समस्याएं हो जाती हैं, बच्चों में देखा गया है स्पेशली। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा उनकी स्किन डेलिकेट होती है जी। तो इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कंडीशन में बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे आपको कुछ कहते हैं जैसे फॉलिकुलाइटिस हुआ, फ्रंकल हुआ, तो बच्चों में, या समर बॉयल्स कहते हैं, तो वो कंडीशन बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर कौशल वर्मा, जब हम इस तरह के रोगों की बात करते हैं, जैसे आपने कहा घमौरिया है, या कई बार बड़ा कॉमन से जो दाद, खाज, खुजली, इस तरह की जो चीजें हैं, इनसे जो बहुत कॉमनली देखने में मिलती है, कैसे इनसे बचाव करें? क्या कुछ ऐसा करें कि इनसे बचा ही जाए, और अगर खुदा ना खास्ता ये हो भी जाता है तो कैसे इससे निजात पाई जाए? देखिए, गर्मी के मौसम में बचाव का ये तरीका एक ये होता है कि अगर हम किसी तरीके से गर्मी को अवॉइड कर सकते हैं या गर्मी में त्वचा का एक्सपोजर ना हो, तो उससे बीमारियां वैसे भी कम हो जाती हैं। और अगर त्वचा की जिसको हम बोलते हैं ना स्किन हाइजीन जी, उसको अगर हम ठीक से मेंटेन करें या त्वचा को साफ रखें, तो साफ रखने से ही करीब 80% बीमारियां जो है इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं वो कम हो जाती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि त्वचा को दिन में दोनों टाइम, सवेरे और शाम को नहाते वक्त, और शाम को अगर नहा सकते हैं तो वो भी अच्छा है कि साबुन से उसको साफ करें अच्छी तरीके से। और साबुन से अच्छी तरीके से साफ करके रखने से ये होता है कि उसके सरफेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं या जो फंगस होता है ना वो वॉश हो जाते हैं जी। तो इससे इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। त्वचा को जो है वो कोशिश की जाए कि उसको ठंडा रखा जाए। ठंडा रखने के लिए जैसे हम एडवाइस करते हैं कि ठंडे पानी में कपड़ा गीला करके उसको पोंछ लेना है। अब जैसे कुछ लोगों का प्रोफेशन ही या काम इस तरीके का है कि उन्हें धूप में रहना पड़ता है जी, या बाहर उनको लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, जैसे जो लोग मजदूरी करते हैं या जो लोग फील्ड में काम करते हैं या जो लोग सड़क पे ज़्यादा रहते हैं या जो लोग खुले उसमें एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहते हैं जी, तो उनके लिए गर्मी को या उससे बचना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि जैसे बीच में जब भी उनको ब्रेक मिलता है जी, तो एक जैसे रूमाल है या कोई कपड़ा है, उसको पानी में गीला करके या ठंडे पानी में गीला करके, और स्पेशली उन स्किन के एरियाज को जो खुले रहते हैं उससे पोंछ लें जी। यानी त्वचा की नमी को बनाए रखने की नमी को बनाए रखना जरूरी है जिस टाइम ज़्यादा जब ड्राई हीट होती है। हाँ। और जब वेट हीट होती है तभी भी अगर उसको पोंछते रहते हैं या उसको साफ करते हैं तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जी जी जी। और उससे बीमारियों का बचाव भी है और उसको बीमारी को ठीक करने में भी उसमें मदद मिलती है जी जी बिल्कुल। और अगर गंभीर समस्याओं की बात करें डॉक्टर सीमा, तो किस तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने घमौरियों की बात कही, दाद खाज की बात कही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गंभीर समस्याएं जिनका दूसरे अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इलाज लंबा चल सकता है, कुछ इस तरह की भी गंभीर समस्याएं हैं त्वचा से संबंधित जिसके बारे में आप दर्शकों को से साझा करना चाहेंगी? हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जो धूप में जाके एग्रीवेट होती हैं, कुछ फोटो एग्रीवेटिंग कंडीशंस होती हैं, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो इस वेदर में एग्रीवेट कर सकती है, कुछ सर्टेन वेदर्स में एग्रीवेट करती है जी। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि त्वचा की कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो उसमें एक नाम जरूर लूंगी, सोरियासिस का जी। उसमें जैसे जॉइंट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट पेन की होती है समस्याएं, कुछ होती है जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कंडीशन होती है तो धूप में जाके काफी त्वचा में रैश लाती है जी। जो आपके ल्यूपस वाली जो कंडीशन होती है, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो होती है, वो सन एग्रीवेटिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, वो सिस्टम को भी इन्वॉल्व करती है जी। और जैसे आपने बताया कि इन्फेक्शन से प्रॉब्लम आ सकती है, वो शरीर में इन्फेक्शन हर तरीके से ला सकता है, और इससे कई बार होता है कि शरीर में जो एक्जिमा वाले लीजन्स होते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, पूरा एक्जिमा पूरे शरीर में फैल सकता है। और चूंकि ये वेदर जो होता है, जो बहुत सारे पोलेंस वगैरह होते हैं, जो जैसे वेदर चेंज हो रहा है आपका, उस वजह से भी कई बार स्किन की एलर्जी जो होती है ना, वो एग्रेवेट करके आती है जी। तो जैसे जिसको एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, तो वो भी इस कंडीशन में देखा जाता है। और किसी किसी को तो जैसे मैंने बताया धूप की वजह से, तो वो डर्मेटाइटिस जो होता है वो कई बार
शरीर का एक्सपोज्ड और जो अनएक्सपोज्ड पार्ट है उसको भी इन्वॉल्व कर देता है। तो इससे परेशानी होती है, कई बार मरीज को भर्ती भी करना पड़ता है। जी डॉक्टर कौशल वर्मा, कई बार ये देखने में आता है कि जब कोई बीमारी होती है शरीर में, वो कोई ज़रूरी नहीं कि स्किन से संबंधित हो, कोई दूसरी परेशानी हुई तो उसका लेकिन जो इफेक्ट होता है या जो सिम्टम्स हैं वो शरीर पर दाने या चकत्ते या इस तौर पर देखने को मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें ये डॉक्टर्स के पास तुरंत जाएं? एक तो ये बात है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्या आप ये किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? और दूसरी बात, ये कैसे समझें कि ये स्किन से ही संबंधित समस्या है जो ठीक हो जाएगी, या इसका कोई किसी दूसरे अंगों की वजह से जो स्किन है उस पर रैशेज आए हैं या उस पर कोई असर पड़ रहा है? त्वचा को शरीर का आईना कहते हैं जी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर होती हैं और वो त्वचा पे रिफ्लेक्ट होती हैं, त्वचा पे आ जाती हैं जी। उसमें कुछ तो बीमारियां ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है जी, कि अंदर के आर्गन का या अंदर के किसी भाग का वो कैंसर है, वो स्किन के ऊपर आ जाता है और उसमें दिखने लगता है, उसमें रैश आ जाता है, खुजली होने लगती है। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्किन पे पहले दिखने लगती हैं, इससे पहले कि वो अंदर के आर्गन को अफेक्ट करके उसके कोई सिम्टम्स आए। तो जिसको हम बोलते हैं कि त्वचा जो है शरीर का एक आईना है, ये वाकई में एक्चुअली एक आईना है। और कैंसर के अलावा और भी बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि हम दूसरे सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि जिसमें दूसरे ऑर्गन सिस्टम में बीमारी होती है तो वो उसी के साथ ही या कभी कभी उससे पहले जी त्वचा पे आ जाती है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी हमने देखा है पिछले 2 साल में, जैसे कोविड था जी। कोविड में कुछ लोगों को ऐसे हुआ था कि रैश पहले आया जी स्किन में और उनको फीवर और दूसरे सिम्टम जो है उसके बाद में आए। तो उससे भी एक तरीके का ये है, एक सस्पिशन या एक संभावना या एक वो अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई इसको ये इस तरीके का त्वचा पे रैश है या इस तरीके की त्वचा पे इसके ऊपर निशान आए हुए हैं, तो ये बीमारी तो नहीं है जी। यानी इसको वाइसे वर्सा भी समझा सकता है डॉक्टर साहब कि जैसे अगर कोई त्वचा पे पैचेस आए या कोई निशान आया तो ये समझना चाहिए कि ये किसी गंभीर बीमारी के कारण हो सकते हैं। क्या ऐसा भी है? और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका रिफ्लेक्शन पहले त्वचा पर आता है, आपको लगता है कि जिसको जाना चाहिए डॉक्टर? नहीं, जैसे हम कैंसर की बात कर रहे थे, जैसे लिम्फोमा है, कई बार ऐसे होता है कि वो अंदर पता नहीं लगता है कि स्किन के ऊपर उसके ऊपर रैश आ जाता है, उसमें खुजली होने लगती है। या उससे इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे पेट की बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जो त्वचा के ऊपर दिखने लगती है और पेट में जो है उतना ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं या पता नहीं लगता है, तो वो जो है ऐसे लगने लगता है कि जिसको इसकी पहचान होती है उनको लगने लगता है कि भाई इसके बाद में इसको भी देख लो, कहीं अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। जी जी। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर के ऑर्गन्स में या इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, जो त्वचा पे पहले आती हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जैसे ही त्वचा के ऊपर कोई निशान आता है तो एक एक्सपर्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जी, जिससे ये पता लगे कि भाई ये उसकी कोई मेजर परेशानी तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी का रिफ्लेक्शन तो नहीं है, या ये कोई आम ऐसी साधारण सा त्वचा की परेशानी है। जी जी जी। डॉक्टर सीमा रानी, बच्चों को लेकर के हम अक्सर परेशान रहते हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लेकर के भी हमारी चिंता कई बार रहती है। तो किस तरह की परेशानियां बच्चों में और बुजुर्गों में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकती है कि जब बढ़ती उम्र है तो उसमें भी अलग तरह के स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, और बच्चों को किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए विशेष तौर पर? देखिए, जैसे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, स्किन के जो कंडीशन, जो ड्राइनेस होती है वो बढ़ती है, और कुछ कोमॉर्बिडिटी होती है, जैसे कुछ और बीमारी साथ में अगर हो, जैसे डायबिटीज हो तो उस या थायराइड की समस्या, उस कंडीशन में फर्दर स्किन में ड्राइनेस बढ़ती है। तो जो बुजुर्गों में देखा गया है, ज्यादातर परेशानी जो होती है वो सेनाइल प्रोराइटिस, ड्राइनेस की वजह से कई बार प्रोराइटिस होता है, कई बार एक्जिमा वाले रूप ले लेते हैं, क्योंकि स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी लॉस हो जाती है, जैसे जो अडल्ट में होती है वैसी नहीं रहती है। और बच्चों में स्किन चूंकि बहुत डेलिकेट होती है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रैश होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कंडीशन जो होती है स्किन की वो चेंजेस होती रहती है, कुछ एनवायरनमेंट इंड्यूस होती है, कुछ हमारी जो होती है इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, तो उस वजह से भी चेंजेस जो होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको दोनों ही तरीके से त्वचा की देखभाल जरूरी है, चाहे वो आप बुजुर्ग कह लो चाहे वो बच्चे कह लो।
और जैसे कि आपने बताया अभी कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो इन्फेक्शन को आपको कंट्रोल रखना है। आपका अगर शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि उससे आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हमको कॉल कर रहे हैं, सईद वाहिद। जी वाहिद साहब, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब से बोलना था सोरेसिस के बारे में। एक्चुअली मेरे फादर को 2020 में सोरेसिस निकला था, तो फिर ठीक हो गया था जी। लेकिन परसों से फिर हो गया है हाथों में जी। तो स्किन भी बहुत हार्ड होता है। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये किसी मेडिसिन से तो एग्रीवेट नहीं होता है, क्योंकि मेरे फादर एस्पिरिन लेते हैं। जी 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 डॉक्टर कौशल वर्मा, इनके बात का प्रश्न का जवाब। प्रश्न इनका यह है कि सोरासिस कहीं किसी दवाई से एग्रीवेट तो नहीं होता। जी जी जी, एस्पिरिन ले रहे हैं इनके, एस्पिरिन ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे सोरासिस एग्रीवेट होता है, ये बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। लेकिन एस्पिरिन से ऐसा नहीं होता है कि सोरासिस एग्रीवेट होता हो। तो एस्पिरिन अगर ले रहे हैं और उनको ज़रूरत है एस्पिरिन लेने की, वो ये लग रहा है कि शायद उनको कोई हार्ट की तकलीफ होगी जिसके लिए वो एस्पिरिन ले रहे हैं जी। और वो शायद जरूरी भी होगा कि वो एस्पिरिन लेते रहें। हाँ। तो उसमें कोई ऐसी परेशान होने की या चिंता की बात नहीं है। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात कर लीजिए और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात कर लीजिए। एस्पिरिन वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ और दूसरी दवाइयां हैं जिनसे सोरासिस एग्रेवेट होती है जी। और जिस तरह से दोबारा इनको हो गया है सोरासिस, उस विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सोरासिस पहले ठीक हो गया था जी। सोरासिस एक इस तरीके की बीमारी है जो कि लंबे टाइम तक भी चल सकती है, ठीक हो जाने के बाद दोबारा भी आ सकती है। ये उन बीमारियों से है कि ग्रुप में है जिसको हम ऑटो इम्यून बीमारियां बोलते हैं। तो ठीक हो जाने के बाद कुछ लोग जो है बहुत लंबे टाइम तक ठीक रहते हैं या उनको दोबारा नहीं होती है। कुछ लोगों को ठीक हो जाने के कुछ समय के बाद में ये बीमारी वापस आ जाती है। तो अगर उसका ठीक से इलाज होता रहे तो बीमारी ठीक रहती है। और इसमें गोल भी इलाज का यही होता है कि त्वचा ठीक रहे और मरीज ठीक रहे जी। डॉक्टर सीमा, तमाम तरह की एलर्जीज की बात हम अक्सर करते हैं कि अमुक चीज़ से एलर्जी हो गई या कुछ खाने से कुछ एलर्जी हो गई। तो कैसे इनके बारे में कोई व्यक्ति जान पाए कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी कैसे, और जो एलर्जी से अगर मान लीजिए कोई चीज़ खाने से उसका या कोई चीज़ छूने से, कई बार ये देखने में आता है कि किसी को किसी तरह की कांग्रेस घास से मैं जानता हूँ जिस बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, या किसी पौधे के पॉलन से एलर्जी है। तो इस तरह से कैसे किसी को व्यक्ति को पता चले कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, एक बात। और दूसरी बात, अगर इस तरह से एलर्जी कहीं किसी चीज़ के संपर्क में आता है, कुछ खा लेता है, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? देखिए, एलर्जी के जो टाइप्स होते हैं, जैसे किसी को इमीडिएट हो जाता है, आपने कहा जैसे कि किसी को सांस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है पोलिन्स की वजह से, या किसी के लिप्स स्वेल कर जाते हैं, कभी आईज में स्वेलिंग आ जाती है, एक टाइप की एंजियोडीमा जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, यूजुअली 24 से 48 घंटे के बाद आती है, हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी आए। तो उसमें स्किन में रैशेस होते हैं। तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो अलर्जेंस होते हैं। वो अलर्जेंस जो होते हैं वो बाहरी वातावरण में भी हो सकते हैं, या आप जो डेली मर्रा के जो चीज़ें यूज़ करते हो, या कॉस्मेटिक्स जो फीमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें जो निकेल होता है उससे भी कई बार कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, स्किन में रैशेस आते हैं। तो अगर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं बताऊंगी, हेयर डाई, जिसके अंदर जो पीपीडी होता है उसकी वजह से एलर्जी काफी देखा गया है। तो ये जो कलर होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये जो हमारे डेली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी यूज होते हैं। अगर किसी को परेशानी होती है, अगर स्किन में रैश है, या फिर किसी को बार बार वो रैश आता है फिर ठीक हो जाता है, तो उसका भी पता कर सकते हैं आपके, क्योंकि हॉस्पिटल में जो टेस्टिंग होती है, पैच टेस्ट जिसको कहते हैं, उसकी फैसिलिटी होती है। तो उससे हम एलर्जेंस का पता बता सकते हैं कि आपको किस चीज से एलर्जी हो रही है, और इससे आप एटलीस्ट उस एलर्जेंस को आप हटा सकते हो और कम कर सकते हो। और दूसरी बात होती है कि जो हम इरिटेंट बोलते हैं, जैसे कोई साबुन वगैरह होता है, हैंड डर्मेटाइटिस देखा गया फीमेल में बहुत ज्यादा होता है। तो बार बार सोप वगैरह से भी, डिटर्जेंट यूज करने की वजह से भी हाथों में जो एक्जिमा वाले होते हैं वो फीचर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइप का मैनिफेस्टेशंस होता है एलर्जी का, जो डिफरेंट टाइप में होता है, स्किन में भी होता है, और कुछ होता है जो अर्टिकेरिया भी कहते हैं, वो भी आ सकता है आपको, कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, जो स्किन में रैश होते हैं वो कुछ देर के लिए होगा फिर वो ठीक हो जाएगा जी। यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति भी क्या अपने एलर्जी का टेस्ट करवा सकता है ये जानने के लिए कि उसे किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है?
नहीं, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई परेशानी ना हो। अगर परेशानी नहीं हो तो फिर जरूरत नहीं है करवाने की। हाँ। जी बिल्कुल। लेकिन आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से, हेयर डाई के इस्तेमाल से भी एलर्जी हो सकती है और किस तरह से इसको आगे ये एग्रीवेट हो सकता है। इन विषयों पर भी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी त्वचा को किस तरह से स्वस्थ रखें और त्वचा संबंधी क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनसे कैसे निजात पाए। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कौशल वर्मा और डॉक्टर सीमा रानी, जो इस विषय पर विस्तार से बात कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल वर्मा, अभी आपने डॉक्टर सीमा ने जिस तरह से एक प्रश्न उठाया और एक जानकारी दी कि कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से, हेयर डाई के इस्तेमाल से, या ये कहें सनस्क्रीन के इस्तेमाल से, अलग अलग तरह की क्रीम्स है उनके इस्तेमाल से और लॉन्ग ड्यूरेशन तक, कई बार जो मेकअप वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है और उसको अगर लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जाए तो परेशानियां हो सकती हैं। क्या जानकारी देंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा देखा गया है, जैसे कि देखिए कॉस्मेटिक्स यूज़ जो है ना वो हमारी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है जी। और ऐसा देखा गया है कि जो मेल्स हैं वो करीब 7-8 कॉस्मेटिक्स रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और जो लेडीज़ हैं वो मतलब 12 से 15 कॉस्मेटिक्स रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनको देखा जाए कि सवेरे उठ करके ब्रश करने से, हाथ धोने से, नहाने से, उसके बाद में जो मेकअप करने से लेकर के शाम तक सोने तक के जो कॉस्मेटिक्स हैं उसका हिसाब लगाया जाए तो इतना नंबर करीब करीब आता है जी। तो हमारी त्वचा जो है, स्किन बहुत सारे एलर्जेंस को या केमिकल्स को एक्सपोज होती है और जब इन केमिकल्स को एक्सपोज होती है तो एक पोटेंशियल रिस्क बनता है, एक चांस बनता है, रहता है कि भाई उनसे एलर्जी हो जाएगी। अब टाइम के साथ में ये देखा गया है कि जो नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं वो भी बढ़े हैं, लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे, और जो नंबर ऑफ़ कॉस्मेटिक्स जो इस्तेमाल लोग करते हैं वो भी बढ़ा है। तो जिसकी वजह से कॉस्मेटिक्स से होने वाली त्वचा की एलर्जी जो है ये भी ज़्यादा देखने में आई है। अब हेयर डाई का ऐसा है कि 40 की उम्र के बाद में या कुछ लोग 30 की उम्र के बाद में ज़्यादातर लोग हेयर डाई इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अमूमन हेयर डाई से होने वाली एलर्जी सबसे ज़्यादा है जी। और उसमें यह जरूरी नहीं कि वो एलर्जी इस तरीके की हो जिसमें रैश हो और खुजली हो। एक बड़ा चैलेंज ये आया है कि हेयर डाई से होने वाली एलर्जी में सिर्फ त्वचा जो है धीरे धीरे करके डार्क होने लगती है, काली पड़ने लगती है, गहरा रंग आने लगता है और वो जब तक रिकॉग्नाइज होता है तब तक उसको काफ़ी लंबा समय हो चुका होता है जी। और उसके अलावा दूसरे तरीके के जो खुजली वाले रैश वो होते हैं। तो हेयर डाई एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कॉस्मेटिक्स के ग्रुप में त्वचा के एलर्जी का। उसके अलावा और भी वजह से फेस क्रीम्स हैं जी, जिसकी हम बात कर रहे थे, मॉइस्चराइजर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ये जनरली सेफ हैं और जिनको वो कहते भी हैं कि ये सेफ है, ये हाइपो एलर्जेनिक हैं या इसमें एलर्जन नहीं है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। उसका कॉन्सेंट्रेशन है या उसका अमाउंट उसमें कम हो सकता है लेकिन वो उसमें होता है। तो जब एलर्जी होनी शुरू होती है तो जिन लोगों को एलर्जी होती है तो उनको बड़े हाई कॉन्सेंट्रेशन से होती है और उसके बाद में फिर इवन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से होने लगती है जी। सनस्क्रीन जो है कि बड़ा एक फैशनेबल और एक कॉमन वो एक कॉस्मेटिक बन गया है कि हर कोई जो है जो बाहर काम करता है, स्पेशली लेडीज जो घर में भी जो रहते हैं वो सनस्क्रीन लगाते हैं, वो डिमांड करते हैं कि सनस्क्रीन लगाएं या पूछते हैं कि सनस्क्रीन लगाएं, सनस्क्रीन से लगाने से त्वचा काली नहीं होती है जी, लेकिन सनस्क्रीन से भी एलर्जी होती है जी। उसके अलावा अगर हम इस तरीके के देखा जाए इवन फेस वॉशेस जी,
फेस वॉश में जो है, हालांकि वो त्वचा के ऊपर लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन जब वो फेस वॉश इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो फेस वॉश में भी बहुत सारे केमिकल्स तो ये होते हैं। समझने की जरूरत है कि किस व्यक्ति को अगर उससे एलर्जी है या कोई दिक्कत है तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद करे। और मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिन्होंने हेयर जेल लगाया और उसके बाद उनके बाल झड़ने शुरू हो गए। तो बालों की समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में एक क्वेश्चन आया हुआ है ईमेल पर। वो जानना चाहते हैं मस्से से संबंधित। डॉक्टर सीमा की मस्सा किस तरह से दूर किया जा सकता है और क्या इसकी परेशानी की प्रमुख वजह है, कि मतलब क्यों ये होता है और क्या इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, मस्से के भी प्रकार होते हैं जी। जैसे कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो धूप की वजह से वो होती हैं, जिनको सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं। कुछ जेनेटिक होती हैं जो एक्सपोज स्किन जो होते हैं, जो सन एक्सपोज स्किन होते हैं वहाँ पे होते हैं। कुछ मस्से जो होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं, और जिसमें जो HPV वायरस है उसकी वजह से भी होते हैं, जो वॉट कहते हैं, वो भी कई बार आते हैं, मस्से के रूप में ही उभरते हैं, फेस पे आते हैं या एक्सपोज्ड पार्ट पे वहाँ पे आते हैं। और कई बार हो जाए जो फ्रेकल्स होते हैं, और कई बार होते हैं जैसे तिल होते हैं, जिनका जो एक्सपोज पार्ट है, जेनेटिक कुछ प्रेडिस्पोजिशन होता है, उसकी वजह से भी जो तिल आते हैं। तो मस्से के बहुत सारे टाइप होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि ये मस्सा जो है ये किस वजह से हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि ये मस्सा किस वजह से आपको हो रहा है, या इस मस्से का टाइप क्या है। जी, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर होता है तो वो जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले और विशेष तौर पर उसको क्या व्यक्तिगत क्या दिक्कत है, ये उसकी छानबीन के बाद ही उनका इलाज हो सकेगा। डॉक्टर वर्मा, जब हम हेयर डाई की बात कर रहे थे और हेयर जेल की बात कर रहे हैं तो बात बालों के झड़ने की भी हो रही है। किस तरह से बालों को स्वस्थ रखा जाए, और बाल झड़ने की समस्या आजकल बहुत कॉमन है, और किस तरह से इससे निजात पाया जा सकता है, बचा जा सकता है, क्या जानकारी देंगे आप? एक तो हम बाल पहले झड़ने की समस्या की तरफ देख लेते हैं। उसमें है कि बाल झड़ने की समस्या कई वजह से हो सकती है। एक तो नेचुरल कोर्स होता है बाल का झड़ने का, जिसमें कहते हैं कि करीब 60 से 80 करीब 100 बाल तक रोज गिरते हैं। तो एक हेयर का एक साइकिल होता है, जब वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो बाल निकल जाता है। जो गिरने वाला बाल है वो तो दिखता है, स्पेशली लेडीज में जिनमें लंबे बाल होते हैं। जो निकलने वाला बाल है उसकी ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि पता ही नहीं लगता है कि दूसरा उसकी जगह दूसरा बाल आ रहा है। दूसरा, एक कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। और तीसरे यह है कि कुछ लाइफस्टाइल से भी, जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है या स्ट्रेस रहता है, या कोई लोग किसी मेडिकेशन पे हैं तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस वजह से बाल झड़ रहे हैं। ये नेचुरल कोर्स या नॉर्मल कोर्स में जो बाल झड़ रहे हैं वो तो नहीं है। अगर 100 बाल से ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसको ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये पैथोलॉजिकल है जी। तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका पता लगाया जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। जी। तो उसका इलाज या उसका निजात की तरफ जो है फिर उसका ध्यान होना चाहिए कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। यानी इसका हर व्यक्ति का इसमें भी अलग अलग इलाज होगा। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है। और दूसरे कि बाल को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये उसका अगला सवाल ये आता है जी। तो उसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि बाल को साफ रख, जैसे आप त्वचा को साफ रखने की कोशिश करते हैं या त्वचा को साफ रखने की एडवाइस करते हैं, वैसे हम बालों को साफ रखने की एडवाइस करते हैं, जिसके लिए ये कि रेगुलर शैम्पू करना है। बाल में तेल लगाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज तेल लगाने से बाल के किसी भी उसको स्ट्रक्चर को या फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे सिर्फ ये होता है कि टेक्सचर बेहतर हो जाता है, शाइनिंग आती है जी। तो बाल को साफ रखना जरूरी है, तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है जी। और उसके लिए जरूरी है कि जैसे कि जो मेल्स हैं या जेंट्स हैं उनको तो हम एडवाइस करते हैं भाई रोज शैम्पू करो आप, जिससे बाल जो साफ रहेगा। जैसे आप घर की सफाई रोज करते हो या रोज आप ब्रश करते हो, तो उसी तरीके से आप बाल जो है उसको भी रोज साफ करो जी। और जो लेडीज हैं जिनके बाल लंबे होते हैं, जिनको इनकन्वीनियंस है या रोज नहीं कर सकती, उनको एडवाइस करते हैं भाई एक दिन छोड़ करके आपको अच्छी तरीके से शैम्पू से बाल साफ करने हैं। हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत जल्दी से डॉक्टर सीमा आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे, चूंकि होली आ रही है तो किस तरह से विशेष ख्याल रखें। इसमें रंग, अबीर, गुलाल से लोग खेलते हैं, लेकिन कई बार त्वचा से संबंधित कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं। बहुत संक्षेप में कृपया जानकारी देखिए, होली जो है ये कलर ऑफ फेस्टिवल है और ये काफ़ी पुराने टाइम से इंडिया में खेला जा रहा है। लेकिन जो हम कलर यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। किसी को आप जैसे आप जो कलर होते हैं उसमें क्वालिटी चेक होता नहीं है, उनके पैकेट पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि जो डिफरेंट कलर मार्केट में अवेलेबल है उसमें कई बार हेवी मेटल्स का भी यूज़ होता है। जैसे जो खतरनाक चीज़ जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ होता है। कुछ चमकने वाली जो अबीर होती हैं उनमें भी माइका यूज़ होता है, तो उससे भी स्किन में रैश हो सकता है
है, स्किन डैमेज हो सकता है और इनफैक्ट आईज का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोशिश करें कि जो गुलाल है या जो आपकी वाटर कलर यूज करते हो तो उसको आप जो हर्बल्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स से यूज बने हुए होते हैं उसको यूज करें ताकि स्किन को कम से कम डैमेज करे। और अगर रंग चढ़ जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए आप स्किन को बहुत ज्यादा रब ना करें, क्योंकि उससे भी स्किन में आपका एब्रेजन्स आ सकता है, लालपन हो सकता है या खुजली हो सकती है, प्रॉब्लम आती है होली के कलर से। लेकिन उसका इस्तेमाल आप ऐसा नहीं करें कि आप जबरदस्ती लोगों को रंग डालें। जिनको एलर्जी है, पहले से भी कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो उनको ना करें। जी बिल्कुल। तो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखें और ग्लोइंग त्वचा रखने के लिए तमाम सारे टिप्स जो है वो हमारे डॉक्टर्स ने दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल वर्मा और डॉक्टर सीमा रानी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इन तमाम टिप्स को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो टोटल हेल्थ के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।